भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? चलिए, इकोनॉमिक्स की दो क्लास हो गई थी। दो क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक कर लिया था अपना। पहली क्लास में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी की प्रकृति को समझा था और उसमें जो उत्तर निकल कर आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति मिश्रित है। मिश्रित का मतलब कि यह दो प्रकार की व्यवस्थाओं का कॉम्बिनेशन है, एक समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद। इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो एक टॉपिक हम लोगों ने ये किया, अर्थव्यवस्था की प्रकृति समझा, और दूसरा जो टॉपिक हमने किया वो समाजवाद और पूंजीवाद को समझा। आज का जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो हम ये समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। संरचना का मतलब क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कोई भी व्यक्ति या कोई भी उद्यमी हो या फिर श्रमिक हो, अगर वह उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उत्पादन की प्रक्रिया में लगा है, तो जाहिर सी बात है कि वह कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करेगा। वह क्या करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ न कुछ करेगा। तो जो वह आर्थिक गतिविधि करेगा, इसी आर्थिक गतिविधि के आधार पे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का विभाजन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का सीधा मतलब ये हो गया कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, स्पेशली जो सजीव हैं। सजीव का मतलब कि जैसे आप एक कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि एक तो उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन और एक जो है कि श्रमिक, ये दोनों आर्थिक गतिविधि में लगे हैं। और ये जो आर्थिक गतिविधि है, ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते रहते हैं। यानी कि कोई जैसे कि खेती में लगा है, कोई होटल में लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लगा हुआ है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है। तो ढेर सारे जो है कि आर्थिक गतिविधियां हैं। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम लोग जो है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं। आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। अच्छा, थोड़ा समय पहले ये जो तीन भाग थे, इनके कुछ पुराने समय में, आज से 10-20 साल पहले जो इनका नाम रखा जाता था, पहले का नाम रखा जाता था कृषि व संबंधित क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, यानी जो भी व्यक्ति कृषि और उससे संबंधित, जैसे पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यन हो गया, तो या फिर अन्य पशुओं का जो पालन है, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जो भी व्यक्ति करेंगे वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे। उसके बाद जो दूसरी सेक्टर है, इकोनॉमी का जो दूसरा सेक्टर है, वो उसको कहते थे उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्रीज, और उन इंडस्ट्रीज में जो लोग लगे हुए हैं, उनका जो पैसा है वो किस सेक्टर में जाएगा, यानी किस अर्थव्यवस्था की किस संरचना में या किस सेक्टर में जाएगा, किस भाग में जाएगा, तो वो उद्योग क्षेत्र में जाएगा। उसके बाद जो तीसरा था उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। ये क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी द इंडियन इकोनॉमी हैज़ डिवाइडेड इन 3 सेक्टर। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, सेकेंड वन इज इंडस्ट्री सेक्टर, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। थोड़े समय बाद इन सेक्टर्स के नाम को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को कभी कभी प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, उद्योग क्षेत्र को किस क्षेत्र के रूप में हम लोग जान रहे हैं,
द्वितीयक क्षेत्र के रूप में, सेकेंडरी सेक्टर, और यहां पे जो सेवा क्षेत्र निकल कर आया है इसको हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए अब क्या सेवा क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र बिल्कुल सेम है, तो जी हां, सेवा क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र बिल्कुल सेम है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है, सेम उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्शियरी सेक्टर में भी इंक्लूड होती है। लेकिन कृषि और संबंधित क्षेत्र में एक अंतर है, छोटा सा अंतर है, वो है खनन का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। खनन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसको अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला दोगे तो वह प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक फार्मूला आपको बताऊं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर प्लस एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर प्लस माइनिंग इंडस्ट्री। तो माइनिंग यहां पर कहां था, उद्योग में था, लेकिन उद्योग से जब माइनिंग निकल जाएगा तो वह सेक्टर क्या बन जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। यानी उद्योग क्षेत्र में जब आप माइनिंग निकालोगे तो वह सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, और उसी माइनिंग को जब आप उद्योग से निकालकर कृषि में जोड़ दोगे तो वह क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है, उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है किसी भी देश में, उसमें जो भी व्यक्ति लोग लगे होते हैं वो कुछ आर्थिक गतिविधि करते हैं। उन आर्थिक गतिविधियों के आधार पे इंडियन इकोनॉमी को या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है। यहाँ पे हम लोग कृषि व संबंधित क्षेत्र, 3 क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, जिसमें अगर आप खनन को और मिला दोगे तो वहीं प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में से खनन निकाल दोगे तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कृषि क्षेत्र, कृषि व संबंधित क्षेत्र। अब एक एक क्षेत्र को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, या इसी को प्राथमिक क्षेत्र भी कह रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कि जब इसमें खनन मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा देर अभी थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले कृषि और संबंधित क्षेत्र को समझते हैं। यानी कि टोटल जीडीपी में जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान है वो किन आर्थिक गतिविधियों को जोड़कर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझो कि जो भी व्यक्ति या जो भी मजदूर या जो भी उद्यमी कृषि और संबंधित क्षेत्र के उद्योगों में लगा हुआ है, यानी कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है, उनका पैसा इस वाले सेक्टर में जोड़ा जाएगा। कौन कौन व्यक्ति जो है कि इसमें आएंगे, या कौन कौन सा ऐसा उद्योग है या ऐसा कौन कौन सा आर्थिक क्रिया है जो इस वाले क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा कृषि, सबसे पहले आ गया कृषि। तो जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है पूरे इंडिया में, वो सारा का सारा उसका पैसा कृषि और संबंधित क्षेत्र में जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो है पशुपालन। अगर आप विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन कर रहे हैं तो वो भी पैसा जो है कि आपका कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में जाएगा। उसके बाद वानिकी। वानिकी का मतलब है कि बहुत सारी भारत की आबादी आज भी, बहुत सारी जनसंख्या आज भी जंगलों पर जीवन निर्भर कर रही है। जंगल से लकड़ी काटते हैं, जंगल से फल फूल इकट्ठा करते हैं, उसको लाते हैं, औषधियाँ इकट्ठा करते हैं, उसको लाते हैं, बाजार में बेचते हैं। तो एक तरीके से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, और उसको बेचने से जो पैसा वो कलेक्ट करते हैं वो पैसा किस क्षेत्र में जोड़ा जाएगा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस कृषि व संबंधित क्षेत्र में एक तो एग्रीकल्चर जो साफ साफ हमको समझ में आ रहा है, पशुपालन भी साफ साफ समझ में आ रहा है, वानिकी यानी कि जंगल पर जो लोग जीवन आधारित करते हैं अपना, और सबसे लास्ट इसमें एक और पार्ट आएगा मत्स्यन, फिशरिंग। मत्स्यन का मतलब कि ढेर सारी आबादी भारत की जो तटीय क्षेत्रों में रहती है वो मछुआरे क्या करते हैं, चाहे नदियों से या तो फिर समुद्र से
मछली पकड़ते हैं और उस मछली का कारोबार करते हैं। तो एक तरीके से यह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ये पैसा भी कहाँ पर जाएगा, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्विज टाइप का ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो मत्स्यन है किन क्षेत्रों में होगा, तो आपको पता है कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में। इंडिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पालन या मछली उद्योग विकसित है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट से सीमा बनाते हैं, समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर लिखिए, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 1 8 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 9 राज्य, ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य, ऑप्शन नंबर डी 10 राज्य। इसमें जो है कि जो आंसर निकल कर आ रहा है, कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 9। कितने राज्य भारत के समुद्र से सीमा बना रहे हैं, 9 राज्य। और 9 राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसकी है, गुजरात, बिल्कुल सही, गुजरात। गुजरात की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। और सबसे छोटी सीमा रेखा, समुद्री सीमा रेखा, सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा है गोवा की। तो गोवा और गुजरात ये दो रट लेना। और भारत के सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य गुजरात और गोवा। तो इन तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन उद्योग प्रचलित है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्र को देखा। कृषि और संबंधित क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब है कि ये 4 सेक्टर, कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आजकल लेटेस्ट में इसी सेक्टर का नाम थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है, उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी आर्थिक गतिविधियां होंगी, आर्थिक गतिविधियां होंगी जो बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर होगा, प्रकृति पर, यानी बिल्कुल नेचर पर, नेचुरल चीजें यहां पे होंगी। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ये समझ लो। यहाँ पे जो भी चीज़ हम पैदा करेंगे या जो भी चीज़ हम उत्पादित करेंगे वो बिल्कुल नेचर गिवन होगा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होगा। कृषि, क्या हम जो है कि कृषि में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नहीं। आलू अगर है तो आलू अपने आप प्रकृति के द्वारा हमको मिल रहा है। आम है, कोई भी गाय भैंस का अगर पालन करे वो दूध दे रही है। तो हम यहाँ पर अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बस उन चीज़ों को सिस्टमैटिकली यूज कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, वे आर्थिक गतिविधियां जो बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर करती हैं, जो बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर करती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र भारत में जो मापा जाता है वो कहा जाता, उसको कृषि व संबंधित क्षेत्र के साथ एक अलग से सेक्टर यहां पे जोड़ा जाता है जिसको कहते हैं खनन। क्या कहते हैं, खनन। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। खनन को यहां पे इसलिए ले लिया गया है क्योंकि जब जमीन के नीचे से अगर हम किसी भी खनिज को, मिनरल्स को निकालते हैं तो भाई अब वो लोहा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे। हाँ, इसी खनन से मान लो अगर हमने लौह अयस्क निकाला, लौह अयस्क, और इस लौह अयस्क को हम किसी लौह इस्पात इंडस्ट्री में, लौह इस्पात उद्योग में लेकर गए और वहाँ पर इस लोहे से, जो लौह अयस्क है, इससे जब हम स्टील बनाएंगे या लोहा बनाएंगे
तब वह उद्योग क्षेत्र में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या चीज़ों को हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रकृति के द्वारा, लॉ अयस्क जो जमीन से निकला वो नेचर के द्वारा, हमने सिर्फ उसको निकाल दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, कृषि को सिर्फ पैदा कर दिया है, पशुपालन उनको पाल रहे हैं। तो ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि बिल्कुल वे आर्थिक गतिविधियां जो प्रकृति पर निर्भर होती हैं, उनको जो है कि हम प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, जो पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था। तो आप समझ लो 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे टोटल जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था, कृषि, इसी क्षेत्र का था। सर्वाधिक योगदान था जीडीपी में कृषि क्षेत्र का। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता है, जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है, तो ये डेटा हमें मिलता है, एक टेंडेंसी हमको मिलती है कि उस देश के टोटल जीडीपी में कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार घटता जाता है। यानी कि आज़ादी के समय, एक समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 75 से 80% तक था, लेकिन ये लगातार घट रहा है। और आज इस समय 2022 में जो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं पिछले साल के, 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसके अनुसार भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 20%, बीच में तो और कम हो गया था, ये 14% घटकर 14% हो गया था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तो किसानों की आय को जब इसने डबल करने के लिए एक प्लान लेकर आए, फिर किसान सम्मान निधि लेकर आए, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि विकास योजनाएं और भी जो फसल बीमा योजनाएं, तो कई सारी जब मोदी ने योजनाएं लेकर आए हैं, तो इन योजनाओं के चलते किसानों की आय थोड़ी सी बढ़ी है, जिससे क्या है कि जीडीपी में उनका शेयर भी बढ़ा है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है। एक तो यहां से स्टैटिकल क्वेश्चन बनेगा, एक स्टैटिकल क्वेश्चन और बनेगा कि रोजगार कितने परसेंट आबादी, तो आज भी लगभग भारत की आधी आबादी यानी कि 50% पॉपुलेशन किस सेक्टर पर डिपेंड है, कृषि क्षेत्र पर। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लो कि जैसे जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उस देश की जीडीपी में या उस देश की अर्थव्यवस्था की में जो योगदान होता है कृषि क्षेत्र का, वो लगातार घटता जाता है। जैसे 1947 में हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 75 से 80% था, लेकिन वो लगातार घट रहा है। और आज 70-75 सालों बाद आज इसकी योगदान इसका कितना रह गया है, 20% रह गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका विकास होगा, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके पिताजी किसान थे, वो खेती कर रहे थे, अभी भी खेती वो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये इच्छा आपके सामने जाहिर किया कि तुम भी बेटा मेरी तरह किसान बनोगे? वो तो तुम्हें हमेशा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा पढ़ेगा और इस सेक्टर से कम निकलेगा बाहर। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को नहीं डालना चाह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को निकालते हैं, क्योंकि एक मानसिकता बनी हुई है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कितना भी मेहनत कर लो, एक सब्सटेंस लेवल से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। एक जीवन निर्वाह की जो चीज़ें हैं बस आपको वहीं मिलेंगी और उसी में आप गुजर बसर करते हुए मर जाओगे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो स्पेशली किसान वगैरह जो ये हैं, ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी उद्योग में लगे। तो जैसे जैसे विकास होता है तो वहाँ से लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है
तो जब लोगों की संख्या कम होगी तो वहां पे लोगों का जो है कि प्रोडक्शन में रेशियो भी कम होगा। तो विकास होने के साथ साथ कृषि का योगदान घटता है, एक चीज याद रखना। दूसरी चीज कि 2021-22 में टोटल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो टोटल 2021-22 में टोटल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है। इसके साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में भारत की कुल आबादी की कितनी परसेंट आबादी कृषि क्षेत्र पर जीवन निर्भर करती है, तो लगभग 50%। 50% लोग निर्भर हैं, लेकिन इनकम उनको कितना हो रहा है, 20%। तो किसान अमीर होंगे कि गरीब होंगे, बिल्कुल गरीब। भारत की आधी आबादी के पास 20% पैसा है और बाकी की आधी आबादी के पास 80% पैसा है। तो जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में रहेगा, जो दो बचा हुआ सेक्टर है, वहाँ के लोग तो जाहिर सी बात है अमीर होंगे। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर अच्छा होगा, उनकी सब चीज़ें अच्छी होंगी रिलेटिवली हमारे किसानों की। समझ में आया कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सीधा मतलब हो गया कि हम प्रकृति पर निर्भर होकर उत्पादन की प्रक्रिया करेंगे। यहां हमारा जो टोटल डिपेंडेंसी होगी वो नेचर पर होगी। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र को पाने के लिए कृषि व संबंधित क्षेत्र में हम ऐसा क्या मिला दें कि हमको प्राथमिक क्षेत्र मिल जाए, तो वो होता है खनन, माइनिंग। रट लो इसको, बिल्कुल रट लीजिए। ये क्वेश्चन आया भी था, यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा था कि कृषि व संबंधित क्षेत्र के साथ खनन को मिला देने से हमको कौन सा क्षेत्र प्राप्त होता है, तो दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर एंड कृषि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बिल्कुल इक्विवेलेंट है, लगभग सेम है, बस अगर इनमें अंतर है इनका तो खनन का है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा जो सेक्टर है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी का, उसकी बात कर लेते हैं। उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र या इसी को हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। तो उद्योग क्षेत्र से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, तो इसमें से हम खनन को जब घटा देंगे तो हमको क्या मिले, एक खनन। आप याद रखना कि उद्योग क्षेत्र से खनन को निकालते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है, और उद्योग क्षेत्र से खनन को निकालते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है, और यही खनन जब निकल कर एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है तो प्राइमरी सेक्टर बन जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के आधार पर, एक लाइन में बिल्कुल इसको समझो, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के आधार पर जब हम आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी उनकी सहायता से जब हम आर्थिक क्रिया करते हैं और कुछ नई चीज़ों को बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र क्या होता है? उद्योग क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब हो गया कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उद्योग क्षेत्र के लिए, वो सारे हमको कहाँ से प्राप्त होंगे? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो लौह अयस्क चाहिए, खनन, प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? जैसे मान लो कि रोड कंस्ट्रक्शन करना है, सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको गिट्टी चाहिए। तो गिट्टी कहाँ से हम निकालेंगे? गिट्टी खनन करके ही निकालेंगे। तो वो भी कहाँ से आ गया? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेबल, जैसे मान लो कपड़ा उद्योग है, उदाहरण, कपड़ा उद्योग में क्या है कि हमको कपड़ा बनाना है, लेकिन हमको रेशा चाहिए। रेशा कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर, चाहे जूट के रेशे हों, कपास के रेशे हों, और जो भी हम लोग कुछ आर्टिफिशियल रेशे भी हैं। तो मैक्सिमम जो भी रॉ मटेरियल्स होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको मिलेगा, और उसी एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री सेक्टर में कौन कौन सी आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक गतिविधि आएगी उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आएगा उद्योग क्षेत्र को पहले देखते हैं।
सबसे पहले आएगा खनन, और इसको आप अंडरलाइन कर दो क्योंकि खनन जब निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। खनन के बाद आएगा निर्माण, खनन के बाद आएगा निर्माण, निर्माण के बाद आएगा विनिर्माण, विनिर्माण के बाद खनन, निर्माण, विनिर्माण, उसके बाद विद्युत, गैस व जलापूर्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस व जलापूर्ति को शामिल किया जाता है। इसमें से जब खनन को हम हटा देते हैं तो यह क्या बन जाता है, द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। विद्युत, गैस, जलापूर्ति तो आपको क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई में लगी, लाइक एनटीपीसी, जो इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक का जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो सबके सब जो है कि इंडस्ट्री सेक्टर में आएंगी। गैस, जो भी गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं या पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ईंधन, फ्यूल, मिनरल्स का, वाटर का भी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो भी संस्थाएं हैं जो वाटर को प्यूरिफाइड करके हमको वहाँ पहुँचा रहे हैं या वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो निर्माण और विनिर्माण को समझना है। विनिर्माण को इंग्लिश में बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण को बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में, निर्माण और विनिर्माण। देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी के आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ड्यूरेबिलिटी, दोनों में किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी ये डिसाइड होता है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन है एंड कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है। अगर किसी वस्तु की ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग है, वो लंबे समय तक चलेगी, जैसे रोड, तो रोड का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा कि मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो कंस्ट्रक्शन। कभी भी सड़क बन रहा होता है तो वहां पे ये नहीं लिखा होता है कि रोड इज मैन्युफैक्चरिंग, तो रोड इज कंस्ट्रक्टिंग। तो रोड का निर्माण हो रहा है, रोड, सड़क बन रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है। जो भी लंबी अवधि वाली चीजें हैं आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, जैसे रोड, उसके बाद क्या, बिल्डिंग। बिल्कुल, बिल्डिंग जो भी बन रही है वो किस में आएगी, लॉन्ग ड्यूरेशन में। उसके अलावा फ्लाईओवर्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आएगा आपका यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपका कंस्ट्रक्शन में आएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस माइंड में ये फिट कर लो कि जिन वस्तुओं की ड्यूरेबिलिटी या जिन निर्माण कार्यों की ड्यूरेबिलिटी, ऐसे आप इसको समझो कि जिन वस्तुओं की ड्यूरेबिलिटी यानी कि लंबे समय के लिए रहेगी, हम उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत लेंगे। इसके अलावा जिसकी शॉर्ट होगी, यानी जिसका ड्यूरेबिलिटी कम होगा, जैसे बिस्किट, जैसे दूध, मिल्क जो पैकेट हैं, या फिर और भी जो भी, जैसे क्लॉथ्स, कपड़े, मोबाइल फोन्स, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, तो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस व जलापूर्ति को शामिल करके उद्योग क्षेत्र को बोला जाता है।
और उद्योग क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण जरूर याद रखना, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। लंबी अवधि वाली वस्तुओं को, जिनकी अवधि लंबी होती है, ड्यूरेबल होते हैं जो वस्तुएं, उनको जो है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर ड्यूरेबल में ही हम लोग लेते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर भी कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में भी आती हैं, तो ये अपना इंडियन गवर्नमेंट का एक अलग क्लासिफिकेशन है कि हम किसको कंस्ट्रक्शन में लेंगे, किसको मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अंतर आपको यही समझना है कि और इसमें एक चीज़ और, आप अगर दूसरा अंतर जो इन दोनों में देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन निर्माण उद्योगों की सहायता से ही विनिर्माण होगा। एक चीज ये बिल्कुल रट लो, दूसरी पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, विनिर्माण को कभी भी आप बिना इसके नहीं कर सकते हो। जैसे बिस्किट अगर आपने बना दिया तो अगर रोड नहीं रहेगा तो वो बिस्किट क्या होगा भाई? बिस्किट तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन हमको रोड चाहिए ना उस बिस्किट को ले जाने लाने के लिए, कि घर में बिस्किट बना के रखेंगे, कपड़ा बना दिया तो उसको तो कहने का मतलब है कि अगर विनिर्माण हमको चाहिए तो उससे पहले हमको क्या चाहिए? निर्माण चाहिए। ड्यूरेबल चीजें पहले चाहिए, फिर उसके बाद नॉन ड्यूरेबल बनेंगी। क्लियर हुआ? तो निर्माण और विनिर्माण का अंतर यहाँ पे दो चीज, ड्यूरेबिलिटी और उसके बाद एक तो कि निर्माण के आधार पर ही विनिर्माण होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा करंट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2021-22 द इंडस्ट्री सेक्टर का जो रेशियो है टोटल जीडीपी में वो क्या है? इस समय इंडस्ट्री सेक्टर का जो रेशियो चल रहा है वो लगभग 26% चल रहा है। कितना चल रहा है? 26%। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर यानी कि फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर की बात की थी, उसका योगदान लगभग कितना था? 20%। इंडस्ट्री सेक्टर का रेशियो कितना निकल कर आ गया? 26%। तो अभी भी 54% का रेशियो टोटल आय का बचा हुआ है। अगर भारत में 100 रुपए रोज कमाया जा रहा है तो 20 रुपए कृषि क्षेत्र से आ रहा है, 26 रुपए इस उद्योग धंधों से आ रहा है, लेकिन 54 रुपए अभी भी बचा हुआ है। ये कहां से आएगा? अगले क्षेत्र से आएगा, जिसकी बात हम लोग करेंगे। अगला क्षेत्र हमारा कौन सा है? अगला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को भी समझते हैं सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र बिल्कुल इक्विवेलेंट है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के यहां पे कोई अंतर नहीं है, तो आप तृतीय क्षेत्र लिखो या फिर सेवा क्षेत्र लिखो। सेवा क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में किनका प्रोडक्शन होता है? क्या कोई विजिबल वस्तु का प्रोडक्शन? जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में सेब का उत्पादन कर दिया, वो हमें आंखों से दिख रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर में हमने एक शर्ट का प्रोडक्शन कर दिया, वो भी हमको आंखों से दिख रहा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में हम किसका प्रोडक्शन करेंगे? सर्विस सेक्टर में एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि यहां पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता है। किसी भी वस्तु का यहां प्रोडक्शन नहीं होगा जो विजिबल होगा। यहां पे इनविजिबल चीजों का प्रोडक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ हमको महसूस हो सकती हैं, या फिर हम उस सुविधा का आनंद ले सकते, वो हमको दिख नहीं सकता है। जैसे सर्विस सेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो होटल है, होटल इंडस्ट्री, तो होटल में आप जाओगे तो क्या होटल को खरीद लोगे या होटल को लेकर घर आओगे? नहीं, वहां जाओगे, आपको वहां पे होटल से मिलने वाली जो भी सुविधाएं होंगी वो आपको मिलेंगी। जैसे भोजन आपको मिल सकता है तो आप वहां की सर्विस का आनंद ले ली, या फिर आपको वहां पे रूम मिल सकता है, एक रात के लिए आप वहां पे रुक गए, 2 रात के लिए रुक गए, तो यहां पे आपको क्या होगा कि सर्विसेज मिलेंगी। सेवा क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब है सर्विस। आपको यहां पे सेवा मिलेगी। जैसे हम यहां पे टीचर हैं, तो हम अगर ये पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम तो यहां से पढ़ाकर कोई वस्तु तो आपको दे नहीं रहे हैं, लेकिन एक आपके लिए एक सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं कि हमारे जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आप इनविजिबल रूप से चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हो। तो सीधी सीधी कहने की मतलब ये हुआ कि सेवा क्षेत्र में किसी भी दृश्य वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, यहाँ पे सेवाओं का सुविधा दिया जाता है।
सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं, अभी आप इसको ऐसे और आसान से समझोगे जब इसके एग्जाम्पल्स देखोगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि बैंकिंग। दुनिया भर में तमाम बैंक्स हैं। क्या बैंक आपको कोई सामान बनाकर देते हैं? नहीं देते हैं। बैंक सिर्फ आपको सुविधा देते हैं, आपके लिए सेवा करते हैं। तो बैंकिंग किस सेक्टर का हो गया? सर्विस सेक्टर का। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सेक्टर, संचार। बैंकिंग के बाद जो दूसरा सेक्टर है संचार, तमाम मोबाइल फोन्स हैं, ये है वो है। अब मोबाइल फोन का जो उत्पादन होगा वो कहाँ होगा? इंडस्ट्री सेक्टर में। लेकिन मोबाइल फोन से जो हमको सेवा मिलेगी, जो एयरटेल देगा, जियो देगा, वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा सर्विस सेक्टर में। तो मोबाइल फोन, हेडफोन या फिर बैटरी, चार्जर, इन सब का जब प्रोडक्शन होगा तो वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आएगा इंडस्ट्री सेक्टर में। लेकिन इनके थ्रू मिलने वाली जो सेवा होगी वो कहां पर आएगी? संचार क्षेत्र के अंतर्गत वो आएगी सर्विस सेक्टर में। इसके बाद यातायात, ट्रांसपोर्ट। भाई अब बस में आप बैठे हो, बस से आप यहां से दिल्ली गए तो बस तो लेकर नहीं ना आ जाओगे। आप सिर्फ क्या करोगे कि बस में गए, बैठे, पैसा दिया और बस से जो मिल रही थी सेवा उसका आनंद लिया, दिल्ली पहुंचे, चले गए अपने घर पे। तो ये नहीं ना कहा कि हमने 1000 रुपए का टिकट लिया तो भैया बस हम लेकर जाएंगे घर पे। तो सेवा क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा मिलेगी, ये चीज याद रखना। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल गुड्स नहीं दिखेगी कि हाँ ये फला सामान है इसको मैं लेकर घर जाऊंगा। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज, यहाँ पे आपको जो है कि सुख सुविधाएं, ये सब दी जाएंगी। जैसे अगला है स्वास्थ्य क्षेत्र, हेल्थ। तो हेल्थ सर्विसेज का मतलब जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जैसे स्टोरेज है, भंडारण, स्टोरेज, ये भी आएगा सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। होटल एंड रेस्टोरेंट, तो जो भी होटल एंड रेस्टोरेंट हैं ये सब के सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और आप एक चीज बताओ, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, आप इसको जिन नौकरियों की तैयारी आप कर रहे हो, तो वो जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो सब की सब कहां पर आएंगी? सब की सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में, जैसे कोई एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, या फिर जो भी ओएनजीसी हो गया, अगर आप इन कंपनियों में रहेंगे और यहाँ पे आप काम करोगे तो आप कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करोगे, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन अगर यहीं आप एयर इंडिया में हो, तब एयर इंडिया में तो आप कोई प्रोडक्शन नहीं ना कर रहे हो। एयर इंडिया में आप क्या कर रहे हो? आने वाले यात्रियों को उनको सिर्फ सुविधा दे रहे हो। रेलवे है, रेल का प्रोडक्शन तो आप यहाँ पे पटरी पहिया तो बना है ना, इसके प्रोडक्शन का जो जिम्मा है वो अलग डिपार्टमेंट को है, तो वो इंडस्ट्री के अंतर्गत इंक्लूड होगा। लेकिन रेल क्या है? वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी। तो अब तक का जो लेक्चर हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला भाग था वो था कृषि क्षेत्र, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे कृषि क्षेत्र का योगदान क्या होता है? घटता जाता है। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आजादी के समय 20% से भी कम का रेशियो था। 20 तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 5% का भी योगदान नहीं था। यानी 75 से 80 तो कृषि क्षेत्र ही था, तो 20% में उद्योग धंधे और सेवा दोनों थे। लेकिन आज 20 पे सिकुड़ कर चला गया एग्रीकल्चर, और बाकी 80 में फैल गए इंडस्ट्री और सर्विसेज, और उसमें भी इंडस्ट्री सेक्टर 26% पे है और सेवा क्षेत्र 54% पे। तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर इस समय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मोस्ट ग्रोथिंग सेक्टर है, ग्रोविंग सेक्टर है, मोस्ट ग्रोविंग सेक्टर। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कभी भी कहें कि भाई तुम अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में अब आओ, तो हम कहेंगे या तो बैंक में जाओ, संचार में, यातायात में,
हॉस्पिटल, स्टोरेज, होटल, रेस्टोरेंट, प्रशासनिक सेवा, तो हम इन सब कामों में उसको डालने की कोशिश करेंगे। कि कहेंगे नहीं बाबू तुम जाओ अब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर खेती करो, अब मैं बहुत खेती कर लिया हूँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब तुम खेती करो। कभी हम अपने बच्चे को ये राय देने की कोशिश करेंगे? नहीं कोशिश करेंगे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरी तरह खेती किसानी करे। वो पढ़े लिखे आगे बढ़े तो किस क्षेत्र में जाएगा तो आगे बढ़ेगा? सर्विस सेक्टर में जाएगा। तो यूपी पीसीएस लेवल के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मान लो निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। कथन नंबर 1, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जैसे जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। कथन नंबर 2, वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 55% है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है कथन। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी ना एक सही ना 2 सही। चलिए बताओ, अभी हमने सेवा क्षेत्र कहा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा किसका योगदान घटेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का घटेगा। किसका बढ़ेगा? सर्विस से। तो विकास के साथ सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट, आंकड़े 2021-22 जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अनुसार इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 54 कुछ % है, तो लगभग 55%। तो दोनों स्टेटमेंट हो गए सही। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, तमाम स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं आ रही हैं, उनको मद्देनजर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं सम्मिलित की जाएगी? कौन सी आर्थिक गतिविधि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं सम्मिलित की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 परिवहन। ऑप्शन नंबर 2 बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 बीमा। ऑप्शन नंबर 4 विद्युत। परिवहन सर्विस मिलेगी, बैंकिंग सर्विस मिलेगी, बीमा सर्विस मिलेगी, विद्युत प्रोडक्शन होगा। एनटीपीसी क्या करेगा? एनटीपीसी इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन करेगा। तो यहां पर आपको तुरंत बता देना है कि विद्युत सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेक्टर आर सेकेंडरी सेक्टर। कुछ क्वेश्चन और देखें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ था तो सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम था। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना दे क्वेश्चन का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत कम था। तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? यानी भारत की कुल आबादी का कितना हिस्सा लगभग कृषि क्षेत्र पर डिपेंड था? तो भारत की कुल आबादी का लगभग 90% पॉपुलेशन, टोटल आबादी का 90% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड होता था? 90% पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करता था। आज भी 50% आबादी है और कितना डिपेंडेबिलिटी है इनकम में? 20%। और पहले कितना था? 75 से 80%। तो पहले किसानों की स्थिति अन्य लोगों की तुलना में ठीक ही थी, क्योंकि किसान जितना % डिपेंड थे उतना % टोटल देश की इनकम में योगदान था। भले पैसा कम था लेकिन सबका रेशियो। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ इनकम गैप लगातार बढ़ता गया, किसानों की आय और कम होती गई, उद्योग धंधों में या फिर सेवा क्षेत्र में योगदान और बढ़ता गया। आज का ये जो क्लास था भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। इस पर अगर आपको कोई भी डाउट हो, पूरी क्लास के दौरान अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए। आने वाले तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। धन्यवाद।